हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इस चैप्टर के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर आपका इकोलॉजी यूनिट से बिलोंग करता है एंड द स्टूडेंट्स हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम नीट, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इकोलॉजी यूनिट से हमारे पास हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। एंड अगर मैं इकोलॉजी के वेटेज की बात करूँ तो 5 to 6 क्वेश्चन जो है आपके पास रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ओके, इस चैप्टर को मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है। देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है ये टर्म आपके पास किसने दी थी? दिस टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने इस टर्म को पॉपुलराइज किया था। आपको पता है कि जब आप इस पूरी अर्थ पर देखते हो तो आपको लॉट ऑफ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। यही वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब बहुत सारी जो आपको वेरिएशंस दिख रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनको आप क्या बोलते हो? बायोडाइवर्सिटी। एंड आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स की, हमारे पास अगर हम इकोसिस्टम को हेल्दी रखना है, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी। अगर हम इस डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तभी जाकर के हम अपने इकोसिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वी हैव 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमारे पास पहला आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड एक आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। आपको पता होगा कि जेनेटिक का क्या मतलब होता है। जेनेटिक का मतलब होता है जब आप बात करते हो जीन लेवल पर। आपको पता है कि सपोज मैं कैरेक्टर ले रही हूँ, सपोज आई एम टेकिंग अ कैरेक्टर दैट इज अ टॉल हाइट, राइट। एक प्लांट है, वो बहुत बड़ा है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो बड़ा है तो उसका फिनोटाइप क्या है, वो टॉल है, तो उसको कंट्रोल करने वाले जीनोटाइप होंगे। और जीनोटाइप हमेशा, यानी जो हमारे जीन है, वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन की 2 अलील होती हैं जो किसी कैरेक्टर को डिसाइड करती हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो हम जीन लेवल पर वेरिएशंस देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में वेरिएशंस आती हैं। तो इसी तरह डाइवर्सिटी एट अ जीन लेवल, यानी कि डिफरेंट अलील अगर आपको देखने को मिलती है तो उसको आप बोलते हो जेनेटिक डाइवर्सिटी। एंड इसमें हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, हिमालय की जो रेंज है, जो रेंज है पूरी हिमालय की, वहां पर एक प्लांट मिलता है जिसका नाम है रिवॉल्फिया वोमेटोरिया। ये एक ऐसा प्लांट है जिससे आपको एक केमिकल मिलेगा जिसका नाम है रेजरपाइन। तो केमिकल कंपाउंड रेजरपाइन हमें मिलता है एक प्लांट से, रिवॉल्फिया वोमेटोरिया से। एंड जब हमने इसको चेक किया, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज हमने इसकी चेक की, कहाँ पर चेक की? पूरी हिमालयन रेंज पे। तो हमने देखा कि रिवॉल्फिया वोमेटोरिया के बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल रहे हैं, बट उन प्लांट्स से जो हमें केमिकल मिल रहा है, इसका मतलब जो रेजरपाइन हमें मिल रहा है, उसकी पोटेंशियल अलग अलग है। मतलब उसका काम करने की जो पोटेंशियल है, उसकी जो एक्टिवनेस है, वो अलग अलग है। इसके अलावा जो उसकी कंसंट्रेशन है, जो हमें कुछ प्लांट से हमें कम मिल रहा है, कुछ प्लांट से हमें ज्यादा मिल रहा है, तो जो उसकी कंसंट्रेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। तो लिखा भी है कि रिवॉल्फिया वोमेटोरिया जो है विच इज ग्रोइंग एट अ डिफरेंट हिमालयन रेंज, ये हमें क्या देता है? गिव डिफरेंट कंसंट्रेशंस एंड डिफरेंट पोटेंसी ऑफ एन एक्टिव केमिकल कंपाउंड दैट इज रेजरपाइन। इसके बारे में ये हमें देता है। रेजरपाइन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जो एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अब ये तो था रिवॉल्फिया वोमेटोरिया की बात, जो इसमें जीन लेवल पर वेरिएशंस देखी गई। इसी तरह अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में क्या है? मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर प्रेजेंट। हमारे पास जो राइस है उसके 50,000 से ज्यादा जेनेटिकली डिफरेंट हमें क्या मिलते हैं? स्ट्रेन्स मिलते हैं। इसी तरह मोर देन 1000 मैंगो वेराइटीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। 1000 से ज्यादा मैंगो की वेरिएशंस हमारे पास प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? उसके जीन लेवल में आपको क्या मिलेगा? वेरिएशंस मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल 3 एग्जाम्पल है। एक तो रिवॉल्फिया वोमेटोरिया का जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल, सेकेंड हमें मिलता है इंडिया में 50,000 जो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स है राइस की, वो मिले हैं। उसके अलावा हमें मिल जाता है मोर देन 1000 मैंगो वेरिएशंस हमें मिल रही हैं, राइट।
अब हम बात करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी की। आपको पता है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आप पढ़ करके आते हो कि अगर आप किसी को साइंटिफिक नेम से डिनोट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो आप 2 वर्ड यूज करते हो। एक वर्ड होता है जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज आपका जीनस, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो सेकेंड वर्ड होता है दैट इज योर स्पीसीज, जो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो हर एक जीनस के पास ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, राइट। तो उस कंडीशन में आपको स्पीसीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। इसका एग्जांपल जो है आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया है, वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। इसका मतलब एम्फीबियंस क्या होते हैं, जिसमें आप फ्रॉग को इंक्लूड करते हो, सालामेंडर को इंक्लूड करते हो, इक्थियोफिश को इंक्लूड करते हो। सो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं, एम्फीबियन में आ जाती हैं, जो आपके पास क्या है, एक बेसिकली क्लास है हमारे पास, ठीक है। तो एम्फीबिया की 2 जगह पे डाइवर्सिटी देखी गई, एक तो वेस्टर्न घाट में देखी गई और एक ईस्टर्न घाट में देखी गई। तो हमने पाया कि वेस्टर्न घाट के पास एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। इसी तरह जब आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करते हो, इकोसिस्टम का मतलब है एक आप बड़े लेवल को, इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये बात याद रखिएगा कि जब हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी तो हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब आप इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हो, सपोज जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी वेरिएशंस दिख जाएंगी। आपको डेजर्ट मिल जाएंगे, आपको रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, आपको यूस्चरीज मिल जाएंगी, वेटलैंड्स मिल जाएंगे, अमेजोन इसके रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको कोरल रीफ्स मिल जाएंगी, अल्पाइन मेडोज मिल जाएंगी। ये सारी क्या है, दे हैव डिफरेंट वेरिएशंस, दे हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस। इनके पास एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनकी बहुत सारी वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जब हम इंडिया के कंपैरिजन करते हैं किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री से, मतलब कि जैसे छोटी कंट्री हो गई जो आपकी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम नॉर्वे से या फिर हम कनाडा वगैरह से कंपैरिजन करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में इंडिया के पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो ये 3 लेवल थे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिनको कंजर्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। अब एक डाटा आता है हमारे पास IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जब हम इनकी रेड डाटा बुक है, रेड डाटा बुक के अंदर इन्होंने 2004 में एक हमें पूरी लिस्ट दी। उस लिस्ट में क्या बताया गया, इन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा खतरा है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिनकी नियर फ्यूचर में डेथ पॉसिबल है या वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इनको उन्होंने वल्नियरेबल कहा। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्पीसीज को थ्रेटेंड कहा, कुछ को उन्होंने कहा कि दे आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट, इसीलिए उनको इन्होंने क्या कहा, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो वाली स्पीसीज। तो यहाँ पर IUCN ने आपको 2004 में एक लिस्ट दी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज जो हैं ये क्या हो चुकी हैं इस प्लैनेट पर, अब तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट मे, उन्होंने थोड़ा सा अपना डाटा अलग दिया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के एस्टिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अब तक 7 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, और इनमें से बहुत सारी स्पीसीज अभी भी क्या है, 22% अगर हम बात करते हैं तो 7 मिलियन का 22% अभी भी ऐसा है जिसको डिस्क्राइब किया जाना बाकी है। तो ये बात याद रखिएगा कि दोनों ने अलग अलग आपको डाटा दिए थे। IUCN का डाटा अलग था, उन्होंने कहा था कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो आपने डिस्क्राइब कर ली हैं इस प्लैनेट पर। एंड रॉबर्ट मी के अकॉर्डिंग क्या था कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का अगर आप एस्टिमेशन कर रहे हो तो 7 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो क्या है आपके पास डिस्क्राइब हो चुकी हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पाई चार्ट। पाई चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इट इज विजिबल टू यू। मैं इसके नोट्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको सेंड करूंगी टेलीग्राम चैनल पर। आई विल गिव द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। सो अब हम बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 3 पाई चार्ट हमारे पास इस चैप्टर में बना करके हमें दिए गए हैं। एक है हमारे पास जिसकी बात करते हैं इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में आपके पास वही 10 से 11 फाइलम आ जाते हैं बिलो कॉर्डेटा, जो आप एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ के आते हो। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की।
फिर हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे इनवर्टिब्रेट की। तो देखो, इनवर्टिब्रेट में हमारे पास क्या है, एक बहुत ही बड़ा फाइलम आता है जिसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप आर्थ्रोपोडा के अंडर रखते हो, राइट। उसमें एक बड़ी क्लास आती है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स, या इंसेक्टा क्लास होती है जिसके अंडर आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अगर आप देखोगे तो इसने पूरे पाई चार्ट का मैक्सिमम एरिया कवर किया हुआ है इन इनवर्टिब्रेट, राइट। उसके बाद थोड़ा सा एरिया कवर किया जाता है मोलस्का के लिए, और थोड़ा सा आप क्रस्टेशियंस जो अगेन आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं वो आपके क्या करते हैं, एरिया कवर करते हैं। और कुछ छोटे छोटे एनिमल ग्रुप जो हैं वो आपके रखे जाते हैं इस तरीके से इस वाले एरिया में। तो अगर आप ओवरऑल पूरे पाई चार्ट को देखोगे स्टूडेंट्स, दिस पाई चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो नीट हो, राइट। तो देखिए, आपको इनसे कंक्लूजन भी निकालना है। तो अगर हम इस पाई चार्ट को देख रहे हैं तो हमारे पास इंसेक्ट्स क्या है, लार्जेस्ट क्लास आपको दिखाई दे रही है। ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, दे बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें आपने सेकंड नंबर पे मोलस्क रखा है, देन छोटा सा स्पेस दिया गया है क्रस्टेशियंस को, और फिर अदर एनिमल्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं इस पाई चार्ट में। बट वेन यू टॉक अबाउट द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में हमें पता है हमारे पास 5 क्लासेस आती हैं, जिसमें एक आती है पाइसेस, जिसको हम फिशेस भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज पाइसेस। एंड इस स्पाइसेस के बाद आपको पता है एम्फीबियंस हमारे पास आएंगे, जिनके पास ड्यूअल बिहेवियर होता है, जो प्लांट जो टेरेस्ट्रियल एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हमारे जो हैं एम्फीबियन के बाद की क्लास होती है, और रेप्टाइल से ही हमारे मैमल्स और बर्ड्स ओरिजिनेट होते हैं। बट अगर हम एरिया देखें तो एम्फीबियन सिर्फ इतना एरिया कवर कर रहा है, रेप्टाइल इतना, बर्ड्स इतना एंड मैमल्स इतना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चलता है कि फिशेस जो हैं वो सबसे ज्यादा आपके पास एरिया कवर करती हैं, सबसे ज्यादा नंबर इनका है, सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, राइट। अब आ जाइए प्लांट्स में। प्लांट्स में अगर हम बात करें तो आपको विजिबल हो रहा होगा कि फंगस जो है ये आपकी क्या है, इतना एरिया कवर कर रही है। उसके बाद एंजियोस्पर्म आपका नेक्स्ट एरिया कवर कर रहे हैं। फंगस की अगर मैं बात करूं तो दे आर नॉट ट्रूली प्लांट्स, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि दे आर ऑटोट्रॉफिक विच कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं प्लांट्स। बट अगर आप बात करते हो फंगस की, दे आर नॉट ट्रूली प्लांट्स। प्लांट्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, ये भी बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं। तो एंजियोस्पर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो एंजियोस्पर्म आपके ट्रू प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलती है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फिनोमिना इन एंजियोस्पर्म, राइट। तो मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर की चीजें भी कवर कर रही हूं ताकि आपको एक हिंट मिल सके। फंगस ने इतना पार्ट कवर किया, एंजियोस्पर्म ने इतना पार्ट कवर किया। उसके बाद मोसेस आते हैं एंड देन फर्न्स एंड अलील्स आती हैं, राइट। एल्गी सिर्फ इतना पोर्शन कवर करती है एंड लाइकन इतना पोर्शन कवर करती है। लाइकन क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइकन इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। इसमें एल्गी और फंगस दोनों एक दूसरे के लिए काम करती हैं एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। तो आई होप आपको ये तीनों पाई चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं इनको पार्ट वाइज रखूंगी चैप्टर को, तो प्लीज आप कंटिन्यू रहना, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस पूरे पाई चार्ट से कंक्लूजन निकालोगे तो आपको एक कंक्लूजन समझ में आएगा कि कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमारे सामने आएंगे। फर्स्ट क्या होगा, इसमें आपने देखा कि एनिमल ज्यादा स्पीसीज 70% जो है वो किसने कवर किया हुआ है, इंसेक्ट ने कवर किया हुआ है। नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज इज मोर देन 70%। अगर आप प्लांट से कंपैरिजन करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है। प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसके अंदर फंगस को इंक्लूड किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये चीज कही इन्होंने कि प्लांट्स जो है इसमें सबको कवर किया गया है, लेकिन वो सिर्फ 22% ही कवर करते हैं टोटल। अगर आप देखते हो अमंग एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स में भी देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा कौन, पहली बात तो देखो एनिमल और प्लांट का कंपैरिजन किया गया तो पाया गया कि एनिमल 70% कवर करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं दे कवर ओनली 22% ऑफ अर्थ, राइट। उसके बाद ये पाया गया कि एनिमल्स में भी ज्यादा कौन कवर करता है, तो एनिमल्स में भी इंसेक्ट जो हैं दे आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप making more than 70% of the total. It means out of every 10 animal on this planet, 7 are insect. अगर आप 10 ऑर्गेनिज्म ले रहे हो, 10 एनिमल ले रहे हो, उसमें से 7 क्या है, इंसेक्ट है। ओके,
अब एक हमारे पास रीजन आया, आपने अगर इनको ध्यान से देखा होगा तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पर हमने कहीं पर भी प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं किया है, राइट। बट प्रोकैरियोट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन का काम भी करते हैं, बैलेंसिंग का काम भी करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का काम भी करते हैं, सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसके अंदर पाई चार्ट में प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये है कि जब ये पाई चार्ट बनाए गए उस टाइम पर बायोलॉजिस्ट वर नॉट अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोकैरियोट। वो नहीं जानते थे कि कितने प्रोकैरियोट प्रेजेंट हैं अर्थ पर, तो दे वर नॉट अवेयर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोकैरियोट। उसके अलावा उन्हें यह भी पता था कि प्रोकैरियोट की बहुत सारी स्पीसीज को आप कल्चर नहीं कर सकते हो। हमें पता है कि हम एक पेट्री प्लेट लेते हैं, उसमें आप बैक्टीरिया वगैरह को कल्चर करते हो, बट उस टाइम पर बहुत सारी प्रोकैरियोट की स्पीसीज ऐसी थी जो कल्चरेबल नहीं थी, उनको कल्चर नहीं किया जा सकता था। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसे बायो ऐसे टेस्ट भी प्रेजेंट नहीं थे जिनके थ्रू हम इनके नंबर का पता लगा सकें। सो बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर दिस ग्रुप। अगर ये वो फॉर्मूले यूज किए जाते, चाहे बायोकेमिकल हो चाहे मॉलिक्यूलर हो, अगर वो यूज किया जाता तो इनकी जो डाइवर्सिटी थी वो मिलियंस में रन करती, और इतने नंबर को आप एक पाई चार्ट के थ्रू नहीं दिखा सकते हो। कन्वेंशनल एंड टेक्सोनॉमिक मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरिया। आप उनको कल्चर करने के लिए या उनका काउंटिंग करने के लिए दे आर नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरिया। इसीलिए प्रोकैरियोट को किसी भी पाई चार्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो दीज वर द कंक्लूजन्स एंड दीज वर द रीजंस दैट व्हाई प्रोकैरियोट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द पाई चार्ट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। देखो, इंडिया को 10 जियोग्राफिकल रीजन्स में क्या किया गया है, एरिया में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इंडिया कितना एरिया अर्थ का ऑक्यूपाई करता है? देखो, वैसे तो आप इसमें से ये बात याद रखिएगा कि अर्थ इंडिया में 10 जियोग्राफिकल एरियाज हैं जिनमें बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी। इंडिया जो है वो पूरी धरती का सिर्फ 2.4% ही कवर करता है। बट जब आप बात करते हो कि ये कॉन्ट्रीब्यूट कितना करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, तो वो होगा 8.1%। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका बहुत ज्यादा है। इसीलिए इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि इंडिया को पहले नंबर पर रखा गया है, लेकिन इंडिया को 12 जो देश हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, उनमें से एक इंडिया के पास भी है। मतलब इंडिया को भी उसमें से एक नंबर दिया गया है, राइट। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो प्लांट की स्पीसीज अगर इंडिया में देखी जाए तो 45,000 है, एंड एनिमल की स्पीसीज जो है उसका डबल है, अप्रोक्सीमेटली 90,000। ये क्या है? इसका डबल है। और अगर हम कंप्लीटली बात करें तो आउट ऑफ 22% स्पीसीज डाइवर्सिटी जो इंडिया में आपको मिल रही है, उसमें से 1 लाख प्लांट की स्पीसीज को अभी डिस्कवर होना बाकी है। इसी तरह एनिमल की भी 3 लाख से ज्यादा स्पीसीज जो हैं अभी डिस्कवर होना बाकी हैं। हमें पता है कि रॉबर्ट मे ने बताया था, उन्होंने एक एस्टिमेशन दिया था कि 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। मतलब अब तक 22% जो है स्पीसीज वो डिस्कवर की जा चुकी हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी अभी 1 लाख प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख एनिमल की स्पीसीज डिस्कवर होना बाकी हैं, बची हुई हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। और ऐसा माना जाता है कि जब तक हम उन स्पीसीज को डिस्कवर करेंगे, उनमें से लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो चुकी होंगी? एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। अब आपको पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझने पड़ेंगे। देखिए, दिस इज योर अर्थ, और अगर आप अर्थ की बात करते हो तो हमें पता है कि इक्वेटर होता है जो 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर से आप दोनों तरफ चलोगे तो आपको थोड़ा वार्म एनवायरनमेंट मिलेगा, सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसको आप ट्रॉपिक्स के अंदर रखोगे। उसकी थोड़ा और ऊपर जाओगे और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाओगे तो आपको टेम्परेट जोन मिलेंगे, और सबसे पोल पर आपको क्या मिलेगा? पोलर एरिया मिलेगा। एंड हमें एक चीज पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएं या इक्वेटर से थोड़ा भी डिग्री चेंज करें हम, तो हमारा जो टेम्परेचर है उसमें टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो पोलर रीजन चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ पोल हो, वहां पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। ट्रॉपिक्स पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम इस चीज को समझते हैं
कि हमें कौन कौन से पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलने वाले हैं। एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, एक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कि किस तरीके से जब आप लैटिट्यूड को चेंज करते हो, सपोज दिस इज योर 0 डिग्री, इससे थोड़ा ऊपर जाओगे और नीचे की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा 22.5 डिग्री। उससे और ऊपर जाओगे और थोड़ा इधर की तरफ जाओगे तो आप इस डिग्री पर देखोगे झुकाव देख रहे हो आप बेसिकली अर्थ का, तो वो क्या है 66.5 डिग्री। और यही चीजें हमें देखनी है, ऊपर की तरफ जाते जाते आपका एंगल इंक्रीज होता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल पैटर्न, राइट। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो या फिर आप लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हो तो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती चली जाती है। इसका रीजन क्या है, टेम्परेचर हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता, सनलाइट उतनी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है वेरिएशंस में कमी आना शुरू हो जाती है, बिकॉज वेरिएशंस को सुटेबल एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है। कंपैरिजन भी देख लेते हैं जिससे आपको सब कुछ इजीली क्लियर हो जाए। तो देखिए बर्ड का कंपैरिजन किया गया, बर्ड की स्पीसीज की डाइवर्सिटी को चेक किया गया। इसमें देखा गया कि कोलंबिया यहां कहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी ट्रॉपिक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। एक कंट्री ली गई न्यूयॉर्क, जो कितने डिग्री एंगल पर थी, 41 डिग्री एंगल पर थी, यानी वो कहीं आपको टेम्परेट रीजन में मिल रही होगी। और एक हमने ली ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड पोलर एरिया में आपको मिलेगी, यानी यहाँ पर या फिर यहाँ पर 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 71 डिग्री नॉर्थ की तरफ आपको क्या मिलने वाला है, ग्रीनलैंड। और 41 डिग्री नॉर्थ की तरफ आपको कौन मिलेगा, टेम्परेट एरिया में न्यूयॉर्क मिलने वाला है। तो जब यहाँ पर बर्ड की स्पीसीज को देखा गया तो हमने देखा कि कोलंबिया में अच्छी खासी बर्ड स्पीसीज थी, 1400 यहाँ पर स्पीसीज पाई गई। जब हम थोड़ा और ऊपर की तरफ गए, हम और लैटिट्यूड हमने चेंज किया तो हमने देखा कि न्यूयॉर्क में सिर्फ 105 ही हमारे पास बर्ड की स्पीसीज हैं। ग्रीनलैंड तो आप और ज्यादा हाई लेवल पर चले गए हो तो वहां पर तो और भी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते जाते हमारे पास क्या हो रहा है, वेरिएशंस चेंज हो रही हैं, राइट। इंडिया की अगर हम बात करें, अब ये तो मैंने बर्ड का एग्जांपल लिया, कहां पर लिया, कंपैरिजन किया 3 डिफरेंट कंट्रीज में। कोलंबिया में 1400 थी, न्यूयॉर्क में 105 थी और ग्रीनलैंड में 56 आपको बर्ड स्पीसीज देखने को मिली, यानी स्पीसीज की वेरिएशन घट रही है जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो। इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया ट्रॉपिक एरिया में लाई करता है, तो हमारे पास 1200 क्या है, स्पीसीज हैं, बर्ड की स्पीसीज डाइवर्सिटी हमारे पास होगी। इक्वाडोर फॉरेस्ट एरिया जो हम देखते हैं, इक्वाडोर एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ट्रॉपिक्स में ये लाई करेगा। और अगर हम इसकी कंपैरिजन कहाँ से करते हैं, यूएसए से करते हैं, यूएसए के फॉरेस्ट से करते हैं जो कि आपके टेम्परेट एरिया पे लाई करेंगे, तो उससे ज्यादा इसमें क्या मिलेंगे आपको, वेस्कुलर प्लांट मिलने वाले हैं। 10 टाइम्स मोर वेस्कुलर प्लांट्स आर प्रेजेंट एज कंपेयर टू फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एरिया इन यूएसए। तो ये तीनों एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक्स से, यानी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, तो वेरिएशंस घटती जा रही है, चाहे वो बर्ड्स की हो चाहे वो मैमल्स की हो, राइट। अब इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये हमें पता है कि इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द प्लैनेट का इनको लंग्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, साउथ अमेरिका में ये लाई करते हैं। एंड रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा हमें अमेजोन के जंगलों से ही मिलती है। तो आप अगर इसमें डाइवर्सिटी का लेवल देखोगे, कौन कौन कितना मिल रहा है, तो देखिए प्लांट की स्पीसीज हमें मोर देन 40,000 प्लांट स्पीसीज हमें यहां से मिलते हैं। मैमल्स की 427 स्पीसीज मिलती हैं, बर्ड्स की 1300, रेप्टाइल की 378, एम्फीबियन की 427, फिशेस की 3000। एंड अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो मोर देन 1,25,000 स्पीसीज हमें यहाँ से मिलती है। तो दीज डाटा आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारे डाटा याद रखने होंगे, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो अमेजोन के जंगल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक्स जो होते हैं दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, बट वाई दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, तो अगर हम इस चीज को समझें तो देखिए ट्रॉपिक्स जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी में रिच क्यों हैं, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, सबसे पहले दे आर नॉट सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस अनलाइक टेम्परेट रीजन।
टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन जो है वो होता रहता है बार बार, लेकिन ट्रॉपिक में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस बहुत कम आती हैं, इसीलिए सो ट्रॉपिक्स हैव इनफ टाइम फॉर स्पेसिएशन। इनके पास नई लाइफ बनने के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेरिएशंस नहीं आ रही हैं बार बार, सीजनल वेरिएशंस बहुत कम है, इसीलिए इनके पास स्पेसिएशन जो होती है उसके लिए इनफ टाइम होता है। इसीलिए स्पेशिएशन को क्या कहा गया है? स्पेशिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जितना टाइम आप दोगे और स्टेबल टाइम दोगे उतनी ही ज्यादा क्या होंगी? स्पीसीज फॉर्म होंगी, राइट। उसके अलावा ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वो लेस सीजनल वेरिएशंस हमें दिखाते हैं, मोस्टली कांस्टेंट रहते हैं एंड शो प्रेडिक्टेबल वेदर। हमें पता होता है कि अगर इतना चेंज आना है वेदर में तो वो बहुत कम आने वाला है, बहुत ज्यादा वेदर का चेंज यहाँ पर नहीं रहता है। दीज कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रमोट बेटर निश स्पेशलाइजेशन, बेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, निश क्या होता है? अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, तो हैबिटेट बेसिकली सपोज मैं हूं, मेरा एक हैबिटेट है, मतलब मैं वहां पर रहती हूं, दिस इज द हैबिटेट। बट अगर मैं बात कर रही हूँ निश की, तो निश में मेरे रहने के साथ साथ मैं काम क्या करती हूँ, मतलब मेरा रिज्यूमे बेसिकली एक तरीके से, एक मेरा सीवी कि मैं वहां पे काम क्या क्या करती हूँ, उसको आप क्या बोलोगे? निश, ठीक है। मतलब एक प्रोफेशनल एड्रेस आपका क्या है, दैट इज योर निश। अगर आपके पास स्पीसीज बहुत सारी हैं तो आपके पास स्पीसीज की स्पेशलाइजेशन भी होगी, एक बेटर निश स्पेशलाइजेशन होगा जिससे एक स्टेबिलिटी मेंटेन होगी और वेरिएशन जो है वो मेंटेन रहेगी। तीसरा क्या होता है? ट्रॉपिक्स जो होते हैं दे रिसीव गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट। उनके पास सनलाइट का बहुत अच्छा खासा अमाउंट रहता है, इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है एंड हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी भी उनकी होती है। अब दूसरा मैंने आपको बताया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट बेसिकली हम उन्हें बोलेंगे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जियोग्राफर भी आप उनको बोल सकते हो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडोट। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। उन्होंने कहा कि सपोज आप एक एरिया में चले जाओ और वहां पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और आप देखो कि आपने एक स्पीसीज, एक एरिया लिया है, उस एरिया में आपने स्पीसीज को काउंट किया। सपोज मैं प्लांट का एरिया ले रही हूँ, एक मैंने ग्रासलैंड ले लिया है और एक नॉर्मल एरिया ले लिया है जहां पर बहुत सारी ग्रास वगैरह हैं, स्पीसीज हैं, ग्रास है, फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है। तो मैंने वहां पर क्या किया? चेक किया, मैंने एक एरिया कंसिडर किया और उसमें देखा कि कौन कौन सी स्पीसीज मुझे मिल रही हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा दूर उससे अलग एक एरिया चूज किया, वहां पे मैंने स्पीसीज को चेक किया और उनको लिस्ट बना लिया। अब मेरे पास क्या चीज हुआ, मुझे समझ में आया कि मैंने जब पहली बार एरिया कवर किया था तो मुझे बहुत सारी वेरिएशंस मिली थी, लेकिन जब मैंने सेकेंड टाइम एरिया कवर किया पास का, तो मुझे उसमें से कुछ स्पीसीज क्या मिली है? रिपीटेड मिली है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि, और कुछ नई स्पीसीज मिली हैं, तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते चले जाते हो आपको स्पीसीज बढ़ती हुई मिलेंगी, स्पीसीज की वेरिएशंस आपको बहुत सारी मिलेंगी। यानी जैसे जैसे यू आर इंक्रीजिंग द एरिया, एक्स एक्सिस पर इन्होंने एरिया को लिया और वाई एक्सिस पर इन्होंने स्पीसीज रिचनेस ली। इन्होंने कहा जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाते हो वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस बढ़ती चली जाती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप एरिया बढ़ा भी रहे हो तो आपको स्पीसीज रिचनेस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम स्पीसीज आपकी जो है वो रिपीट होना शुरू कर देंगी। तो इस कर्व को इन्होंने बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस कर्व इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एरिया बढ़ाते बढ़ाते स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही थी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप कितना भी एरिया बढ़ा लो स्पीसीज रिचनेस बढ़ना रुक जाएगी, स्पीसीज नहीं बढ़ेगी। इसको उन्होंने जिस कर्व से रिप्रेजेंट किया, जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया, दैट वाज S इज इक्वल टू CA की पावर Z, ठीक है। जब इन्होंने इसको लॉगरिदमिक स्केल पर चेक किया तो इनको मिला log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A, जो कि किसकी इक्वेशन थी? Y इज इक्वल टू C प्लस MX। यहाँ पर Z क्या था? Z इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो देखिए log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। यहाँ पे S क्या है? स्पीसीज रिचनेस, A क्या है? एरिया, Z क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, एंड C क्या है यहाँ पर? दिस इज द Y इंटरसेप्ट, ओके। अब हम बात करेंगे कि इसमें Z क्या रिप्रेजेंट करता है। Z इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने यही चीज कही थी कि विद इंक्रीज इन एरिया स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज ओनली अप टू अ लिमिट। लेकिन जब हम बात करते हैं Z की, तो Z में इन्होंने कहा कि कुछ कंट्रीज में Z जो होता है, देखिए Z की दो वैल्यू को आप याद रखोगे। एक वैल्यू अगर आप सिर्फ कंट्री में मान रहे हो तो क्या होगी, और अगर एक आप बड़ा एरिया ले रहे हो, जैसे कोई आइलैंड ले रहे हो, तो Z की वैल्यू क्या होगी।
तो इन्होंने कहा था कि कंट्रीज के लिए जो Z होता है वो हमेशा 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करता है। इन्होंने बोला कि चाहे ब्रिटेन के प्लांट हो, चाहे कैलिफोर्निया के बर्ड हो, चाहे न्यूयॉर्क के मोलस्क हो, इनका जो Z रहेगा वो 0.1 से 0.2 के बीच में रहने वाला है। लेकिन जब इन्होंने लार्ज कॉन्टिनेंट के लिए Z की बात की तो इन्होंने कहा कि Z जो है वो आपका 0.6 से 1.2 तक जा सकता है अगर आप बड़ा कॉन्टिनेंट देख रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर Z जो होगा वो बहुत स्टीपर होगा। स्टीपर का क्या मतलब होगा? खड़ा हुआ होगा। स्लोप अगर ऐसे है तो वो खड़ा हुआ मिलेगा, आपको स्टीपर मिलेगा। इसका मतलब आपको अब इतने से एरिया में बहुत सारी स्पीसीज मिलने वाली हैं, क्योंकि आप किसको कंसिडर कर रहे हो? एक बड़े एरिया को आप कंसिडर कर रहे हो। तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया था फ्रूगीवोरस बर्ड्स का एंड मैमल्स का, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के। तो उन्होंने देखा कि इनका Z कितना था? 1.15। तो याद रखिएगा, जब छोटी कंट्री की बात करते हो तो Z की वैल्यू होगी 0.1 से 0.2 के बीच में, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज कॉन्टिनेंट तो Z की वैल्यू जाएगी 0.6 से 1.2 के बीच में। और इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया था फ्रूगीवोरस बर्ड्स का और मैमल्स का, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, Z इज इक्वल टू 1.15। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं? इन्होंने कहा कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक स्पीसीज डाइवर्सिटी हो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला इन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया डेविड तिलमन ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 एरिया कवर किए, एक लैंड ए ले लिया, एक लैंड बी ले लिया, और उन्होंने वेरिएशन को ईयर टू ईयर चेक किया, प्रोडक्टिविटी को ईयर टू ईयर चेक किया। तो उन्होंने देखा कि एक एरिया में स्पीसीज जहां पर ज्यादा उन्होंने देखी थी वहां पर ईयर टू ईयर वेरिएशन जो है वो बहुत कम आ रही थी प्रोडक्टिविटी में। मतलब कभी तो सपोज कभी 110 हो गई ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर, ठीक है, और यही फिर अगले ईयर जो है उन्होंने देखी तो वो 120 हो गई, 130 हो गई नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ भी वेरिएशन सिर्फ 10 या 20 का आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने दूसरा एक एरिया कवर किया और उसमें देखा कि उनको हर साल बहुत अलग अलग वेरिएशंस मिल रही हैं प्रोडक्टिविटी में, उसका रीजन ये था कि वहां पर स्पीसीज कम थी। तो इनकी कंक्लूजन इन्होंने निकाला कि plots with more species showed less year to year variations in the total biomass। इसका मतलब जहां पर स्पीसीज ज्यादा होंगी वहां पर सीजनल वेरिएशंस कम होगी और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से। इसका मतलब इंक्रीज इन डाइवर्सिटी और हायर प्रोडक्टिविटी, और इंक्रीज इन डाइवर्सिटी से ही क्या हो रहा है? आपके पास लेस सीजनल वेरिएशंस आ रहे हैं और मोर स्टेबिलिटी है, मोर रेजिलेंस है, मोर आपके पास प्रोडक्टिविटी है। तो इनका मेन जो था ये था कि इकोसिस्टम अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो मोर स्टेबिलिटी होगी, मोर प्रोडक्टिविटी होगी, मोर पावर होगी खुद को रीजेनरेट और रिपेयर करने की। एंड अगर हम बात करें इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी होने का और क्या हमें फायदा मिल रहा है, हमारे पास एक ट्रॉफिक चेन में बहुत सारे क्या हो जाते हैं? अल्टरनेटिव पाथवे मिल जाते हैं। जैसे कि लॉयन जो है वो डियर पे फीड कर सकती है और अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकती है। हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम जो है वो भी आपके पास मेंटेन रहती है। अब इस चीज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, और जो पूरा चैप्टर है हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की। तो आप इस चीज को, जो भी मैंने नोट्स बताए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे। मैं टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगी। एंड इसके बाद हम इकोलॉजी के और भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।